पार्ट 23। एक स्त्री को भला हिजड़ों से क्या डर हो सकता है। मैं यह सोचकर सामान्य हो गई। तभी एक हिजड़े ने डेक ऑन कर दिया। संगीत बहुत ही मधुर था, किसी नई फिल्म का था। देखते ही देखते उस धुन पर सभी नाचने लगे। मैंने देखा उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। न कोई छोटा था न कोई बड़ा था। जाति का कोई बंधन नहीं था। मैं बुदबुदा पड़ी। यहाँ ना तो कोई संप्रदाय है और ना ही कोई जाति है। सभी एक जैसे हैं। समाज ऐसा ही हो जाए तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर का झगड़ा ही मिट जाए। सांप्रदायिक दंगे फसाद ही ना हो। अमीर गरीब का कोई भेदभाव ही ना हो। इतने में मैंने देखा शरीर से हट्टे कट्टे दो नौजवान अंदर घुस आए। कपड़े लगते से तो वे मजदूर वर्ग के लग रहे थे। सिर पर गमछा बांध रखा था। उनकी मूछें होठों को छू रही थी। दाढ़ी बेतरतीब बढ़ रही थी। उनका पूरा हुलिया बड़ा ही विभत्स और खूंखार था। तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उनमें से एक युवक मुस्कुराते हुए रामकली के पास आ खड़ा हुआ। रामकली ने मुझसे कहा, तुम अंदर जाओ। वह युवक बोला, वह लड़की कौन है? आपको वह लड़की दिखाई दे रही है? वह तो हमारी ही बिरादरी की है। हाय हाय, आपकी आंख को क्या हो गया है? रामकली के ये कहते ही वह युवक हंसने लगा। चीज तो बड़ी ही उम्दा है। बोल कितने रुपए लेगी? रामकली थपड़ी बजाते हुए बोली, अपने रुपए सहेज कर जेब में रख लीजिए बाबूजी। आप मरेंगे तो कफन के काम आएंगे। मैं तो थर थर कांप रही थी। उस युवक ने जेब से छुरा निकाल लिया। दूसरा युवक भी छुरा निकालकर रामकली के सामने आ खड़ा हुआ। रामकली के चेहरे पर फिर भी भय नहीं था, लेकिन मैं काफी डर गई थी। तभी उन दोनों युवकों ने रामकली की छाती पर छुरों की नोक रख दी। मैं अब सोच रही थी कि रामकली मेरी रक्षा करते हुए मारी गई तो फिर मेरी क्या रह जाएगी। मैंने साहस कर उन दोनों के हाथों पर अपने हाथ से जोरदार वार कर दिया। उन दोनों के हाथ से छुरे कहीं से दूर जा गिरे। रामकली शरीर से मजबूत थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, हिजड़ों का नाम तो वैसे ही बदनाम है। आज नाम कमाने का मौका मिला है तो तुम सब कमरों में छिपी हो। बाहर निकलकर इनका सामना करो। देखते ही देखते सारे हिजड़े एक साथ बाहर आ गए और उन दोनों युवकों पर शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। वे युवक पलक झपकते ही फर्श पर अधमरे से लेट गए। मैं दूर खड़ी यह सब देखकर दंग रह गई। इनमें तो गजब की एकता है। बेजोड़ साथ सो सकती है। लोगों ने इन्हें हिजड़े का नाम देकर इन्हें कमजोर कर दिया है, जबकि ये कमजोर नहीं होते हैं। तभी मैंने देखा रामकली ने उन दोनों को ही घसीट कर बाहर सड़क की तरफ कर दिया था। वे मुश्किल से उठकर भाग सके। अब हिजड़ों का एक नया ही रूप मेरे सामने था। रामकली मेरे पास आकर बोली, हम हिजड़े अपनी माँ बहनों की बहुत ही इज्जत करते हैं। स्त्री हमारे लिए देवी तुल्य होती है। आखिर हम आसमान से थोड़े ही टपक कर आए हैं। हमें भी तो किसी स्त्री ने ही पैदा किया है। क्या हमारा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता है? यह भाव स्त्री के प्रति पुरुषों में कहाँ होता है? उनके लिए तो स्त्री एक वस्तु मात्र होती है। उनसे अच्छे तो हिजड़े हैं जो स्त्री को कामिनी निगाहों से तो नहीं देखते। मैं खड़ी खड़ी पल भर में ही यह सब सोच गई। लेकिन मेरे लिए अब यह जगह सुरक्षित नहीं रह गई थी। वे गुंडे फिर कभी हमला बोल सकते थे। मैं बैठे बैठे ही बुदबुदाई, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाऊं। मैं रामकली के पास चलकर आई तो वह ऊँग रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर भय की तनिक सी भी छाया नहीं थी। लेकिन मैं अपने कारण समाज से बहिष्कृत उन हिजड़ों को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। मैं चुपके से वहां से निकलकर सड़क पर आ गई। एक अकेली, वह भी जवान और खूबसूरत स्त्री के लिए दुनिया कितनी अजनबी होती है। मैं दबे पांव आगे की ओर बढ़ गई। मेरे पास रुपए की तो कोई कमी थी नहीं। एक बार फिर मैं होटल के सामने आ खड़ी हुई। काउंटर पर पहुंचकर अपने लिए कमरा बुक करवाया और वहां से बाजार चली गई। मैं उस शहर से अनजान थी। सड़कें, गलियां, चौबारे सभी कुछ तो मेरे लिए नए थे। तभी एक छोटी सी लड़की मेरे पास आ खड़ी हुई। वह टॉफी के लिए रो रही थी। मैंने टॉफी का पूरा एक पैकेट उसे दुकान से खरीद कर दे दिया। इतने में लड़की का पिता बगल वाली दुकान से आ गया। उसकी उम्र यही कोई 33-35 की थी। वह मेरी ओर देखते हुए बोला, आपने इसे इतनी सारी टॉफियां क्यों दी? इसके दांत खराब हो जाएंगे। क्या अपने बच्चों को भी आप इतनी सारी टॉफियां खाने के लिए देती है? मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैं तो एक ऐसी स्त्री थी जिसका कभी घर, पति और बच्चे हो ही नहीं सकते थे। मैं तो उस बच्ची में अपना बचपन ढूंढ रही थी। मैंने उस आदमी से कहा, मैं इतनी भाग्यशाली कहाँ हूँ, राह चलते बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। बच्ची को टॉफी खाने दीजिए, बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह आदमी आश्चर्य से मुझे देख रहा था। फिर वह अचानक ही बोला, आप यह कैसी उड़ी उड़ी बातें कर रही है। यह कहकर उसने बच्ची के हाथ से टॉफी का पैकेट लेकर मुझे दे दिया और मैंने टॉफी का पैकेट दुकानदार को लौटा दिया। मेरी टॉफी खाने की उम्र थोड़े ही थी। जब उम्र थी तो किसी ने दी ही नहीं। मेरा बचपन तो यूं ही सूखा सूखा ही बीत गया था। मैं अपने लिए कुछ फल, कपड़े, लिपस्टिक, चप्पल और कोल्ड क्रीम की खरीद कर होटल आ गई। जीवन के इस छोटे सफर में मैंने क्या कुछ नहीं देखा था। पुलिस हिरासत से फरार अपराधी की मानसिक स्थिति कितनी भयावह होती है, यह मुझसे छिपा नहीं था। एक तरह से इस जीवन को मैं बड़ी मुश्किल से ढो रही थी। मेरे सफर में एक भी पड़ाव सुखद नहीं आया था। मुझे अब तक कड़वे अनुभव ही हुए थे। मैं कस्बे से काफी दूर उसी शहर में पुनः आ गई थी, जहाँ की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर था। आज सुबह से ही मैं अदालत का चक्कर लगा रही थी। जिस जज की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा था, मैं उसका नाम और पता जानना चाहती थी। आखिर मैंने शाम होते होते उस जज का नाम और पता जान ही लिया। उसका नाम दीवान चंद था और वह अदालत के पास के ही कॉलोनी में रहता था। मैं जज के निजी जीवन के बारे में जानना चाहती थी। वह कैसा है, उसके शौक क्या-क्या है, क्या वह मिजाज है, कभी कोई अपराध किया है या नहीं, वगैरह वगैरह। रात के कोई 12 बजे जब जज के बंगले पर पहुंची तो मुख्य दरवाजा बंद था। दरवाजे पर हल्की सी थपकी दी। संयोग से दरवाजा जज ने ही आकर खोला। मुझ पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वह देखता ही रह गया। उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने सोचा, कितने ही मजबूर और गरीब लोगों की जेबें हल्की करने के बाद उसे इतनी महंगी शराब नसीब हुई थी। मैं बोतल से गिलास में गिरती शराब की पतली धार को देखते ही देखते पुनः खो गई। यह व्यक्ति जो एक जज है, कुर्सी और पद को पाकर भूल गया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने कितनी कठोर मेहनत की है। इसने शपथ भी खाई होगी कि झूठ का साथ नहीं दूंगा, सच के सिवा कुछ और नहीं सुनूंगा। लेकिन आज इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं यह सोच ही रही थी कि उसने दोबारा वही प्रश्न किया। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। मैं एक खूबसूरत और युवा युवती हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? आपके मन में जो आए उस नाम से मुझे पुकार लीजिए। मैंने बड़ी ही अदा और नखरे के साथ कहा। जज एक ही सांस में गिलास की सारी शराब पी गया। फिर मेरी कलाई थामकर बोला, एक दो पैग अगर तुम भी ले लो तो रात और हसीन हो जाएगी। मैंने शराब पीनी छोड़ दी थी, लेकिन आज पीना बहुत ही जरूरी था। जज के कंधे पर हाथ रखती हुई चहक पड़ी। वैसे नहीं, पर जब आप कह रहे हैं तो आज जरूर पीऊंगी, लेकिन पैग आप ही बनाएंगे। बहुत खूब, तुम कितनी चंचल हो। ऐसी लड़कियां जल्दी मिलती कहाँ हैं। जो भी आती है ठंडी लाश होती है। आज की रात मेरे लिए दिवाली की रात है। जज ने पैग बनाकर मेरी ओर बढ़ा दिया। गले से नीचे उतरते ही शराब ने असर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से होश में थी, क्योंकि एक दो पैग से मुझे नशा हल्की सी गुदगुदी भर हो रही थी। जज तो पूरे नशे में, वह भी होश नहीं खोया था। उसकी उम्र यही कोई 40-45 की थी। मैं सोफे पर आकर अभी बैठी ही थी कि उसने मेरे आगे तले हुए काजू के टुकड़े रख दिए। लो खाओ। फिर उसने भी काजू के 4-5 टुकड़े प्लेट से निकाल लिए। मैंने अभी प्लेट में हाथ डाला ही था कि जज ने टीवी का रिमोट उठाकर उसे चालू कर दिया। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 24 देखें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।